गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 10 के दमदार ट्रेड्स में। और हर्ष दौर में रहेंगे अगले आधे घंटे आपके साथ। कविता जैन, सचिदानंद उत्तेकर और अमित सेठ पिछले शो से हमारे साथ बने हुए हैं। निर्मल बांग से स्वाति होतकर भी जुड़ेंगी अपनी फ्रेश कॉल्स के लिए। और आज बाज़ार पर चुनावी नतीजों के बाद आपको किस तरीके से पोर्टफोलियो अप्रोच रखनी है, ये चर्चा करने के लिए हमारे साथ कोटक एएमसी के एमडी और सीईओ नीलेश शाह जुड़ेंगे। ये सब कुछ लाइंड अप है कुछ ही देर में, लेकिन इससे पहले एक बार मार्केट पर नज़र रखते हैं। एक बड़ा गैप अप और उसको सस्टेन करते हुए 300 पॉइंट निफ्टी अभी भी ऊपर 1.5%। बैंक निफ्टी आज एक कैचअप मूड में है, करीब करीब 2.25% की रैली यहाँ पर 963 पॉइंट्स ऊपर 45,780। और मेरे ख्याल से यहाँ 46,000 शायद जल्द ही आपको देखने को मिले। और आज तेज़ी है, सारे के सारे स्टॉक्स जहाँ पर मार्केट ये एज्यूम कर रहा है कि कंटिन्यूटी हेल्प करेगी, चाहे वो BEL हो, चाहे वो HPCL हो, REC, PFC, गेल, सारे के सारे आपके अदानी ग्रुप स्टॉक्स, अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स, अंबुजा सीमेंट और सारे के सारे PSU बैंक्स यहाँ पर एक इस समय शानदार मोमेंटम। हर्षदा आप जी हाँ, एक बहुत तगड़ा मूव देखने को मिल रहा है और खरीदारी डेफिनेटली चौतरफा है। ऐसे में सीधे ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। अमित बताइए, 10 के दमदार ट्रेड्स में क्या नया आपने आइडेंटिफाई किया है? जी हर्षमान, एवरीथिंग इज रनिंग अवे, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है बिकॉज काफी स्टॉक्स एक्सटेंडेड लग रहे हैं। लेकिन अगर उसमें से भी अगर मैं देखूं कोई पसंद आ रहा है तो दैट इज HDFC AMC। HDFC AMC का स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, ऑलमोस्ट नियर 10 डेमा है और रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा यहाँ पे फेवरेबल है और पैटर्न स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, तो इसे बाय की सलाह दूंगा। 2974 इसका प्राइस है। स्टॉप लॉस रखूंगा लगभग 2940 का और टारगेट्स रहेंगे 3050 के। सेकेंड स्टॉक मैं ITC को रिपीट करना चाहता हूँ बिकॉज इट्स अ वेरी गुड स्ट्रक्चर। काफी दिनों बाद स्टॉक अपने बेस से बाहर आ रहा है, कंसोलिडेशन पैटर्न से बाहर आ रहा है, तो मुझे लगता है यहाँ मिस नहीं करना चाहिए। स्लो एंड स्टेडी मूवर है, यहाँ पे मार्केट जैसे भी रहे दिस शुड डू वेल गोइंग अहेड, क्योंकि काफी लंबे बेस से बाहर आ रहा है। लंबा चौड़ा कंसोलिडेशन था। 453 प्राइस है, स्टॉप लॉस रहेगा 447 और टारगेट्स रहेंगे 465 के। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए ट्रेड। एक पहला तो HDFC AMC 3050 का टारगेट और ITC जो पिछले सत्र में भी जोरदार तेजी दिखा रहा था, यहाँ पर भी मौका है 460 के ऊपर जाने की पूरी क्षमता। सचिन, आपके ट्रेड्स? हर्षदा, इनफैक्ट सुबह हमने ICICI बैंक का जिक्र किया था। एक्सटेंडेड टारगेट 986 के आसपास था, 982 के आसपास के आई थिंक स्विंग हुए। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी वहां पर मिली थी, बट मुझे लग रहा है अभी भी फोकस बैंक पे ही रखना है। एंड यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक भी काफी सिमिलर प्राइस रेंज में रहा है, एक अच्छा खासा अंडर परफॉर्मर है। बट जिस तरीके से इसने ओपनिंग सस्टेन की है, प्लस अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज को अभी ये चैलेंज कर रहा है 1790 के आसपास। एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन से ब्रेकआउट होने की कंफर्मेशन है यहाँ पर। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक में रिवॉर्ड टू रिस्क अभी भी काफी स्वीट है। स्टॉप लॉस आप लगभग अराउंड 1776 पे लगाए। फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी। इंट्राडे के लिहाज से मुझे लग रहा है थोड़ा सा एक हर्डल है 1830 के आसपास का, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 1870 के लिए ये वेल पोजिशन है। यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह होगी। जो सेकंड स्टॉक है, मुझे लग रहा है यहाँ पर PSU के बारे में काफी चर्चा हो रही है। वहां पर काफी सारे स्टॉक्स का स्ट्रक्चर इंप्रूव होते नजर आ रहा है। ध्यान मेरा IRCTC पे है। वहां पर भी एक काफी दिनों से ट्रायंगुलर फॉर्मेशन पैटर्न एग्जिबिट हुआ था। वीकली चार्ट पे ऑलरेडी यहाँ पर एक अच्छा कंफर्मेशन आ गया है कि एक ब्रेकआउट सस्टेन होना चाहिए। तो यहाँ पर 730 के लक्ष्य के लिए अभी भी खरीदारी करने की सलाह होगी। एंड मोमेंटम के लिहाज से स्टॉप लॉस आप 705 पे लगाए। ओके, चलिए ये हो गए सचिन के पिक्स। कविता जी, आपकी फ्रेश पिक्स क्या होंगी 10 के लिए? या अनुज जी, सो ऑयल एंड गैस और डिफेंस यहाँ दो पॉकेट पर नजर है। तो IGL इज लुकिंग गुड, 401 के लेवल्स पर है। मुझे लग रहा है 408, 414, 102 डेज का नजरिया रखें, नॉट ओनली फॉर अ डे। 395 का एक एसएल मेंटेन करना चाहिए। 408, 412 के प्राइस टारगेट के लिए IGL पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। डिफेंस से मुझे भारत डायनामिक्स इज लुकिंग गुड। भारत डायनामिक्स अभी 1258 के लेवल पर है। यहाँ मुझे लगता है मूव एक्सटेंड होगा 1280, 1295 के लेवल्स के लिए। भारत डायनामिक्स पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट करें। 1234 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ओके, चलिए तो ये इस समय की ट्रेड्स। आई थिंक स्वाति की ट्रेड्स बाकी हैं, स्वाति को भी जोड़ लेते हैं। स्वाति, गुड मॉर्निंग।
क्या रहेंगे आपकी ट्रेड्स इस समय की? गुड मॉर्निंग। आज के लिए मैं 2 बाय कॉल देना चाहूंगी। पहला है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंकिंग काउंटर में अगर ये देखोगे तो इसने पार्टिसिपेट नहीं किया ये रैली में, काफी स्लो एंड स्टडीली मोमेंटम है इसमें। मंथली चार्ट्स अगर आप देखोगे तो एक कंसोलिडेशन पे इसका ब्रेकआउट देने के वर्ज पे है, तो करंट लेवल पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी काफी फेवरेबल है। तो बाय कीजिएगा बैंक ऑफ बड़ौदा। करंट मार्केट प्राइस पे स्टॉप लॉस रखिएगा 200 का। आई बिलीव ये 230 235 के लेवल्स हमें देखने मिलेंगे। सेकेंड बाय कॉल मेरा इन्फोसिस पे है। इंट्राडे अगर आप चार्ट देखोगे तो इसमें एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट दिया है। काफी दिनों से ये स्टक हुआ था विद इन द रेंज ऑफ 1440 टू 1460 के लेवल्स तक। आज उसने इंट्राडे ब्रेकआउट दिया है। मुझे लगता है ये मोमेंटम कैचअप करेगा यहाँ से करंट लेवल से, एंड अपसाइड 1530 1540 तक के मैं टारगेट देख रही हूँ। तो इन्फोसिस करंट लेवल पे बाय कीजिएगा, 1440 का स्टॉप लॉस रखिएगा फॉर अ टारगेट ऑफ 1530। ऑलराइट, चलिए ये हो गई सारी बातें ट्रेड्स की, लेकिन आज दिन है बात करने का थोड़ी सी वेल्थ क्रिएशन पर, क्योंकि एक बड़ा रिस्क मार्केट के लिए, कई लोगों के लिए रिस्क नहीं था, कई लोगों के लिए था, लेकिन शायद एक रिस्क अब मार्केट के लिए थोड़ा निकलता हुआ नज़र आ रहा है। वो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जो पिछले 10 साल की इस बुल मार्केट में एक बहुत बड़ा फैक्टर रही है। तो चुनाव नतीजों के बाद निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप सभी रिकॉर्ड हाई पर हैं। इस ज़ोरदार तेज़ी में रिटेल क्या करे? अच्छा, रिटेल ने लगातार इस मार्केट में पैसा लगाया है और पैसा बनाया है, और इवन वीक मार्केट में पैसा कंटिन्यू किया, ये सबसे बड़ी बात थी। लेकिन अब हमारे साथ कोटक एएमसी के एमडी और सीईओ नीलेश शाह जुड़ गए हैं। नीलेश भाई, गुड मॉर्निंग। तो रिटेल पैसा लगाता रहा, एफआई निकालता रहा। अब क्या रिटेल को बस बने रहने की ज़रूरत है और बाकी का काम क्या ये एफआई कर देंगे अब हमारे लिए इस इन लेवल्स पर खरीद कर? So, Anuj bhai, thank you for having me over here. Yes, रिटेल निवेशकों की जो रुख है, जो मेच्योरिटी है, वो वाकई काबिल तारीफ है। मार्च 2020 में कोविड में उन्होंने खरीदा। सितंबर 21 से जून 22 के बीच में एफपीआई जब दबा के बेच रहे थे तब खरीदा। एंड हर लेवल पे उन्होंने खरीद के मार्केट को आज इस ऊंचाई पे है। पहले जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे पहुंचता था तो खुशी तो जरूर होती थी, बट दिल में कहीं एक दर्द होता था कि भारतीय निवेशक इसमें उतना पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं जितना कर रहे हैं। वो कमी इस तेजी में पूरी हो गई। रिटेल निवेशकों का निवेश डायरेक्ट स्टॉक्स में म्यूचुअल फंड के जरिए बढ़ा है और एफपीआई को काफी हद तक हम बैलेंस कर रहे हैं। जब तक हमारी ग्रोथ स्टोरी आगे चलती रहेगी और हर करेक्शन के ऊपर खरीदने के लिए रिटेल निवेशक तैयार होंगे, तब तक हमारी मार्केट अच्छी चलती रहेगी। तो नेक्स्ट बड़ा सवाल, और रिटेल ने बहुत पैसा बनाया है नीलेश भाई, अर्निंग्स ग्रोथ अब यहाँ से आप किस तरीके की देख रहे हैं, और अगर मार्केट में बने रहें तो किस तरीके की कंपाउंडिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या 15-16% कंपाउंडिंग हम इन लेवल से एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में? क्योंकि तभी फायदा है पैसा लगाने का मार्केट में। अनुज भाई, यहाँ पे मैं थोड़ा डिफर होना चाहूंगा। हमारी महंगाई का दर अब डबल डिजिट नहीं रहा, अब वो मिड सिंगल डिजिट, लो सिंगल डिजिट है। तो उसके ऊपर रियल रिटर्न 10% डबल डिजिट लाना मुश्किल होगा। मेरे हिसाब से रियल रिटर्न अगर इक्विटी में रिस्क लेके 4-5% मिलता है तो वो बहुत ही अच्छा रिटर्न है। लोगों को अपने रिटर्न की एक्सपेक्टेशन थोड़ी मॉडरेट करनी चाहिए, बट रिटर्न की कंपाउंडिंग का नजरिया या अवधि बढ़ा दे तो मुश्किल नहीं लगता। पैसा तो उतना ही बनेगा और ज्यादा बनेगा, सिर्फ अवधि थोड़ी ज्यादा चाहिए, बट ये रियल पैसा है, नॉमिनल पैसा नहीं है। आप नीलेश जी, लेकिन हर छोटा निवेशक जो इस रैली को और बढ़ते देख रहा है, वो सवाल यही पूछेगा कि क्या इन लेवल्स पर मैं पैसे लगाऊं, और अगर लगाऊं तो ज़्यादा एलोकेशन फिर फंड मैनेजर्स कहां पर करते दिखाई देंगे? यहाँ से अगर रैली को और जोर पकड़ना है तो लीडरशिप कहां पर आपको लग रही रहेगी? हर्षिता, अगर हम देखें तो इस वक्त मार्केट में एक ही क्षेत्र है जहां पे थोड़े कंसर्न्स है वैल्यूएशन के। कुछ स्टॉक ऐसे हैं जहां पे फ्लोटिंग स्टॉक बहुत कम है, और जो भी छोटा मोटा फ्लोटिंग स्टॉक है वो कुछ निवेशकों के हाथों में है। सेलिंग बहुत कम हो रही है, तो छोटी मोटी बाइंग से भी वैल्यूएशन आसमान को छू रहा है। मेरे हिसाब से
उन सेक्टर्स में अब शायद उतनी तेजी नहीं होगी, और जो स्टॉक्स स्पेशली बैंकिंग क्षेत्र में चले नहीं है, वैल्यूएशन अच्छा हुआ है, वहां पे खरीदारी हो सकती है, वहां पे रिटर्न की गुंजाइश ज्यादा लगती है। सेक्टर रोटेशन मार्केट का नियम है, आज जो चला वो कल थोड़ी सांस लेता है, और जो कल सांस ले रहा था आज चलने लगता है। तो सेक्टर रोटेशन हमें नेक्स्ट 6-12 महीनों में दिखने को मिलेगा, एंड स्मॉल एंड मिड कैप एंड माइक्रो कैप्स के साथ साथ लार्ज एंड लार्जर मिड कैप भी चलना चालू हो जाएंगे। तो स्मॉल मिड कैप्स के साथ लार्ज कैप्स में भी अच्छी खासी तेजी बनती दिखाई देगी। एक चर्चा हम कुछ देर पहले कर रहे थे कि सरकारी कंपनियों में कितना जोश अब तक आया और यहाँ से आगे का रुझान क्या रहेगा। पहले ये सरकारी कंपनियों के साथ जब भी कोई टिप्पणी होती थी या फिर एक्सपोजर की बात होती थी, वो विनिवेश से जुड़ी हुई रहती थी, लेकिन आजकल उनकी कैपेसिटी कितनी बिल्ड हो रही है, कितना उनका प्रोडक्शन बढ़ेगा, कितनी उनकी ऑर्डर बुक मजबूत है, उस बात को लेकर चर्चा रहती है, जो लार्जली रेलवेज और डिफेंस के लिए है। लेकिन अपने कोर जो कमोडिटी प्लेज हैं, ओएनजीसी, कोल इंडिया, आपकी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, नीलेश जी आप शायद स्टॉक स्पेसिफिकली जिक्र ना करें, लेकिन यहां पर कितना पोटेंशियल है और बेहतर रिटर्न्स और बेहतर अर्निंग्स डिलीवरी का? हर्षदा, एक निवेशक की नजर यही रहेगी कि मैं कंपनी के फ्यूचर को किस तरह डिस्काउंट कर सकता हूं, किस तरह एस्टिमेट कर सकता हूं। आज डिफेंस सेक्टर में मुझे आगे का मामला कुछ अच्छा दिखाई देता है, बिकॉज सरकार ने कई चीजें सिर्फ लोकल प्रोक्योरमेंट के लिए रिजर्व कर दी है। सेकंड, उनका बजट भी बड़ा है डिफेंस खरीदारी के लिए, और बाहर के देशों के आयात करे उसकी जगह पे सरकारी कंपनी और प्राइवेट इंडियन कंपनी से खरीदारी हो रही है। तो फ्यूचर का एस्टिमेट करना इजी हो गया है, कॉन्फिडेंस आता है कि जब तक ये चलता रहेगा इन कंपनीज में निवेश कर सकते हैं। ऑयल मार्केटिंग क्षेत्र को अगर देखें तो एक चीज पक्की है, जब ऑयल के दाम ऊपर जाते हैं वो लॉस करते हैं, जब ऑयल के दाम नीचे आते हैं तो वो प्रॉफिट करते हैं ना। हमारा ऑयल के ऊपर कोई व्यू नहीं बनता, कभी ऊपर कभी नीचे। जब तक हम फ्यूचर को एस्टिमेट नहीं कर पाए, अनुमान नहीं कर पाए, तब तक उसकी प्राइस कैसे डिटरमाइन करेंगे। जाहिर है कि जहां पे फ्यूचर को अनुमान करना मुश्किल है वहां पे वैल्यूएशन सस्ता रहता है। तो डिफेंस एंड रेलवे कंपनीज में वैल्यूएशन आसमान को छू रहे हैं, और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में वैल्यूएशन सिंगल डिजिट में है। तो जब तक आप निवेशक को ये विश्वास नहीं दिला दे कि उनकी फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी कैसे रहेगी, तब तक वैल्यूएशन मिलना मुश्किल है। ओके, सिंस आपने बात छेड़ी दी है, तो अब यहाँ पर इस समय डिफेंस, रेलवेज, पीएसयूज, इसमें एक इन्वेस्टर की अप्रोच क्या हो? क्या ये अभी भी लीडरशिप पॉकेट रहेगी? क्योंकि बुल मार्केट के लीडर्स नॉर्मली मेंटेन करते हैं अपने आप को, और अगर हाँ तो अब इसमें पार्टिसिपेट कैसे करें? सो अनुज भाई, यहाँ पे दो डिफरेंशिएट करना जरूरी है। कौन से ऐसे पीएसयू स्टॉक है जहां पे फ्लोट रीजनेबल है और प्रॉपर बाइंग सेलिंग से प्राइस डिटरमाइन हो रही है, और कौन से ऐसे पीएसयू स्टॉक है जहां पे फ्लोट कम है, कंट्रोल्ड है, कुछ निवेशकों के हाथ में है, और यहां से लेके इलेक्शन तक डाइवेस्टमेंट ना होने की संभावना से लोग भाव को चला रहे हैं। मेरे हिसाब से इलेक्शन के बाद डाइवेस्टमेंट प्रोग्राम चालू होगा। इस लेवल पे, इस वैल्यूएशन पे यकीन है कि सरकार डाइवेस्टमेंट जोर से करेगी, और जैसे जैसे वो सप्लाई बाजार में आता रहेगा वैसे वैसे इन वैल्यूएशन को सस्टेन करना मुश्किल दिखता है। तो उन पीएसयूज में निवेश करिए जहां पे फ्लोटिंग स्टॉक ओपन है और प्राइस डिटर्मिनेशन मार्केट की बाइंग सेलिंग से तय होती है, ना कि कुछ कंट्रोल फ्लोटिंग स्टॉक या कुछ निवेशकों की वजह से। नीलेश जी, आज के बड़े इवेंट की हम बात कर रहे हैं जो कल चुनावी नतीजे उभर कर आए हैं, लेकिन अगला जो इवेंट है जिस पर बाजार की भी नजरें रहेंगी वो आरबीआई की पॉलिसी है, और बैंकों को लेकर हम देख रहे हैं बाजार भर में काफी ज्यादा उम्मीद है कि यहाँ से अच्छे रिटर्न्स बनेंगे। अब यहाँ से आगे जो भी पॉलिसीज आएंगी, आरबीआई अपने आप को कैसे पोजीशन करने वाला है, क्या उम्मीद है आपकी? आरबीआई इस वक्त मतलब बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन पे बैठा है।
उन्होंने प्रोएक्टिवली लिक्विडिटी और ब्याज की दरें को मैनेज करके महंगाई को काबू में रखा है। ग्रोथ एकदम मतलब एक्सपेक्टेशन से ऊपर आई है। महंगाई आरबीआई की टारगेट रेंज के अंदर है। बैंकिंग क्षेत्र में एनपीएस काफी कंट्रोल में है। तो आरबीआई इस वक्त मतलब बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में है। हमें लगता है आरबीआई स्टेटस को मेंटेन करेगा। उन्होंने प्रोएक्टिवली ऑलरेडी अनसिक्योर्ड लोन्स के ऊपर रिस्क वेट बढ़ा के एक पूर आने से पहले पार डैम बांध दिया है कि कोई रिस्क नहीं हो फाइनेंशियल सिस्टम में। एंड वो तेल देखेंगे, तेल की धार देखेंगे, डेटा देखेंगे और इस हिसाब से आगे मूव करेंगे। मुझे लगता है भारत में ब्याज के दरों में कटौती प्रोबेबली वेस्टर्न वर्ल्ड में ब्याज के दरों में कटौती होने के बाद चालू होगी। अब 8 तारीख को दरअसल आरबीआई की तरफ से और खुलासा होगा कि उस इकोनॉमी को वो कैसे देख रहे हैं और यहाँ से आगे क्या स्टांस है। नीलेश शाह कह रहे हैं कि लार्जली स्टेटस को मेंटेन किया जाएगा। नीलेश जी, एक और पॉकेट जहाँ पर हमने देखा है काफ़ी अच्छा पैसा बना है और डिमांड की कोई कमी नहीं है, वो रियल एस्टेट कंपनियाँ। ये रन अप टू इलेक्शंस में क्या इस पूरे स्पेस में और तेज़ी बनेगी, या फिर अगर इंफ्रा में जो जोश आना है वो लार्जली बड़े प्रोजेक्ट्स तो सरकार अंडरटेक करती है उसी पर्सपेक्टिव से रखने हैं? तो हर्षदा, रियल एस्टेट सेक्टर में और बाकी कई क्षेत्रों में हम देख रहे हैं कि प्रीमियमाइजेशन हो रहा है। आज की तारीख में प्रायोरिटी सेक्टर हाउसिंग लोन ऑलमोस्ट स्टेबल है, कुछ ज्यादा बढ़ी नहीं, जबकि नॉन प्रायोरिटी सेक्टर हाउसिंग लोन ऑलमोस्ट 50% बढ़ गई है। तो रियल एस्टेट और बाकी कंज्यूमर क्षेत्र में प्रीमियमाइजेशन का बोलबाला है। जो कंपनीज प्रीमियम कंज्यूमर को सर्व कर रही है उन्हें ग्रोथ दिखने को मिल रहा है। यहां से भी हमें लगता है कि आने वाले समय में प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड बनता रहेगा। लोग एस्पिरेशनल बाइंग के ऊपर फोकस करेंगे एंड कंज्यूमर क्षेत्र में एजुकेशन, टूरिज्म, ट्रैवल, हेल्थ केयर ये प्रकार के क्षेत्र अच्छा रिटर्न देंगे कंपेयर टू लेट्स से जो रोटी कपड़ा मकान से जुड़े हुए हैं। अच्छा, मार्केट में सब कुछ तेज़ है इस समय, लेकिन एक बार थोड़ा रियलिटी चेक किया जाए 2-3 जगहों पर। एक बार आप लेकर आइए टाटा टेक का शेयर। और हर्षदा, आप छुट्टी पे थी जब ये लिस्टिंग हुई थी, और एक चीज़ मैंने देखा था किस तरह के प्रीमियम पर हाँ, लिस्टिंग मैंने थी। वो चीज़ बोली थी उस समय कि बहुत सारे लोग 1300 और 1400 पे भी चेज़ कर रहे थे। मैंने कहा था कि ये बहुत गलत कर रहे हैं अगर आप ये कर रहे हैं। तो आप देखिए 1154 पर अब ये शेयर आ गया है। नीलेश भाई, इस मार्केट में रिस्क एक ही लग रहा है मुझे कि कहीं बहुत ज़्यादा एक्सूबरेंस तो नहीं हो रही है प्राइमरी मार्केट में। आप देखिए, इरेडा ने 2 दिन में पैसा डबल किया, तो टाटा टेक ने एक ही दिन में पैसा 2.5 गुना कर दिया। तो कहीं ना कहीं एक लेफ्ट आउट फीलिंग, एक ओवर एक्सूबरेंस, और कई बार ऐसा होता है कि एक आध बड़ी लिस्टिंग जो है, इस तरीके की लिस्टिंग होती है, वो कई बार एकदम टॉप पे आ रही होती है। तो क्या ये एक छोटा सा रिस्क बन रहा है मार्केट में, छोटा सा या बड़ा सा, यू नेवर नो। अनडाउटेबली अनुज भाई, आपने एकदम 100 टच की बात की। हमने 2008 में, 2000 में, हर 2018 में तीनों बार देखा है कि जब बहुत बड़ा आईपीओ आता है और वहां पे निवेशकों को लिस्टिंग के समय निराशा प्राप्त होती है, वो मार्केट का टॉप बना देता है। इस वक्त उस प्रकार का बड़ा आईपीओ नहीं आया है, बट हु नोज इस बार बात अलग हो। एंड जैसा आपने बताया कि बहुत सारे आईपीओ लिस्टिंग पे दुगना हो रहे हैं, 1.5 गुना हो रहे हैं ना। रातों रात तो कंपनी के वैल्यूएशन में उतना बदलाव नहीं आता है। प्रमोटर कुछ पैसा टेबल पे छोड़ के जाता है निवेशक के लिए, बट 100%, 150% छोड़ के जाए वो भी उतना सही नहीं लगता। तो आईपीओ में निवेश करते समय लोगों को ध्यान रखना चाहिए। कई बार देखा है कि जोश में जो इस कंपनी का लिस्टिंग हो रहा है उसका वैल्यूएशन जो कंपनी 15-20 साल से मार्केट में है उससे ज्यादा हो जाता है। वो गलत है एंड आज नहीं तो कल फिर वो वैल्यूएशन करेक्ट हो जाता है। नीलेश जी, एक पॉकेट जिसकी हमने चर्चा बिल्कुल नहीं की है वो है टेक्नोलॉजी कंपनियां।
जो एक समय पर अच्छी खासी लीडरशिप में थी, लेकिन जो ग्लोबल माहौल रहा है उसको लेकर अनिश्चितता बनी हुई है, कोई व्यू नहीं बन पा रहा है उनकी तरफ से, विजिबिलिटी नहीं है कि बिजनेस कैसे और कब टर्न होगा। यहाँ पर क्या मौका है जब जब कोई चर्चा नहीं कर रहा है इन स्टॉक्स में पैसे लगाकर बैठने का? हर्षदा, डेफिनेटली टेक सेक्टर पे नजर रखनी चाहिए। कुछ टेक काउंटर्स में बाईबैक चालू है तो एक फ्लोर बना हुआ है। कुछ टेक क्षेत्र में रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है, फ्यूचर सेल्स की गारंटी नहीं है, इसलिए प्राइस दबे हुए हैं। इस क्षेत्र में ध्यान रखना चाहिए कि कब टेक कंपनीज रिक्रूटमेंट चालू करती है, वो एक इंडिकेटर होगा उनका कॉन्फिडेंस फ्यूचर सेल्स के ऊपर। दूसरी चीज है, हमें ग्लोबल फाइनेंशियल सेक्टर के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। उनके टेक बजट किस तरह स्पेंड होते हैं, किस तरह उसमें निवेश किया जाता है। तो मेरे हिसाब से इस वक्त टेक सेक्टर में ध्यान रखना चाहिए। देयर माइट बी सम स्टॉक्स जहां पे खरीदारी कर सकते हैं, बट जब भी लगे कि एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी बजट बढ़ रहे हैं या लोकल टेक्नोलॉजी कंपनीज रिक्रूटमेंट कर रही है, तब शायद निवेश करने का अच्छा मौका बन जाएगा। अच्छा, एक मेरी तरफ से एक आखिरी सवाल फिर। गलतियां नॉर्मली अच्छे टाइम पे होती हैं, क्योंकि ख़राब टाइम पे तो हम सब कॉशियस होते हैं। तो इस समय रिटेल को किन गलतियों से बचना चाहिए? कोई एक या दो गलती ऐसी जो होने के रिस्क हैं इस समय, जिनसे बचना चाहिए? सो अनुज भाई, ये समय लेवरेज का नहीं है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस के धर्म का पालन करिए, लेवरेज लीजिए बट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। और दूसरी चीज है, जब तेजी होती है तो कचरा निकालने का सबसे अच्छा समय होता है, कचरा लेने का सबसे गलत समय होता है। अपने पोर्टफोलियो पे ध्यान दीजिए और कचरे को बेच दीजिए और क्वालिटी स्टॉक में निवेश करिए। लिवरेज अगर ले ट्रेडिंग में तो स्टॉप लॉस के साथ ले, और इन्वेस्टमेंट में कचरा निकाल दीजिए, घर पे मत लाइए। ये दो चीज अगर लोगों ने मैनेज कर ली तो मेरे हिसाब से उनका अनुभव आने वाले समय में अच्छा ही रहेगा। राइट, नीलेश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। एक बार प्राइम मिनिस्टर की तरफ चलते हैं, देखते हैं वो क्या बोल रहे हैं। लेकिन राजनीतिक गर्मी बड़ी तेजी से बढ़ रही है। कल ही 4 राज्यों के चुनाव नतीजे आए हैं। बहुत ही उत्साहवर्धक परिणाम है। ये उनके लिए उत्साहवर्धक है जो देश के सामान्य मानवी के कल्याण के लिए कमिटेड है, जो देश के उज्जवल भविष्य के लिए समर्पित है, विशेषकर सभी समाजों की, सभी समूहों की, शहर और गांव की महिलाएं, सभी समाज के, सभी समूह के, गांव और शहर के युवा, हर समुदाय के, समाज के किसान और मेरे देश के गरीब, ये 4 ऐसी महत्वपूर्ण जातियां हैं जिनका एम्पावरमेंट, उनके भविष्य को सुनिश्चित करने वाली ठोस योजनाएं और लास्ट माइल डिलीवरी, इन उसूलों को लेकर के जो चलते हैं उन्हें भरपूर समर्थन मिलता है। और जब गुड गवर्नेंस होता है, पूर्णतया जनहित के लिए समर्पण होता है, तो एंटी इनकम्बेंसी ये शब्द इरेलेवेंट हो जाता है। और हम लगातार ये देख रहे हैं, कोई इसको प्रो इनकम्बेंसी कहे, कोई इसे गुड गवर्नेंस कहे, कोई इसे ट्रांसपेरेंसी कहे,
कोई उसे राष्ट्रहित की, जनहित की ठोस योजनाएं कहें, लेकिन ये लगातार अनुभव आ रहा है। और इतने उत्तम जनादेश के बाद आज हम संसद के इस नए मंदिर में मिल रहे हैं। इस संसद भवन के नए परिसर का उद्घाटन हुआ, तब तो एक छोटा सा सत्र था, ऐतिहासिक निर्णय हुआ था, लेकिन इस बार लंबे समय तक इस सदन में कार्य करने का अवसर मिलेगा। नया सदन है, छोटी मोटी अभी भी शायद व्यवस्थाओं में कुछ कमियां महसूस हो सकती हैं। जब लगातार काम चलेगा, सांसदों और विजिटर्स को भी, मीडिया के लोगों को भी ध्यान में आएगा कि इसको जरा अगर ठीक कर लिया जाए तो अच्छा होगा। और मुझे विश्वास है कि आदरणीय उपराष्ट्रपति जी और आदरणीय स्पीकर महोदय के नेतृत्व में उन चीज़ों की तरफ पूरी तरह निगरानी है। और आपसे भी मैं कहूँगा, कोई चीज़ ऐसी छोटी मोटी आपके ध्यान में आए तो ज़रूर आप ध्यान आकर्षित करना, क्योंकि ये चीज़ें जब बनती हैं तो आवश्यकता के अनुसार बदलाव की भी ज़रूरत होती है। देश ने नकारात्मकता को नकारा है। मैं लगातार सत्र के प्रारंभ में विपक्ष के साथियों के साथ हमारा विचार विमर्श होता है, हमारी मेन टीम उनसे चर्चा करती है। मिलकर के भी सबके सहयोग के लिए हम हमेशा प्रार्थना करते हैं, आग्रह करते हैं। इस बार भी इस प्रकार की सारी प्रक्रियाएं कर ली गई हैं और आपके माध्यम से भी मैं सार्वजनिक रूप से हमेशा हमारे सभी सांसदों से आग्रह करता हूं, लोकतंत्र का ये मंदिर जन आकांक्षाओं के लिए, विकसित भारत की नींव को अधिक मजबूत बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण मंच है। मैं सभी माननीय सांसदों से आग्रह कर रहा हूं कि वो ज्यादा से ज्यादा तैयारी करके आएं। सदन में जो भी बिल रखे जाए उस पर गहन चर्चा हो, उत्तम से उत्तम सुझाव आए और उन सुझावों के द्वारा, क्योंकि जब एक सांसद सुझाव देता है तो जमीनी अनुभव का उसमें बहुत ही उत्तम तत्व होता है, लेकिन अगर चर्चा ही नहीं होती है तो देश उससे मिस करता है उन चीजों को। और इसलिए मैं फिर से आग्रह करता हूं, और अगर मैं वर्तमान चुनाव नतीजों के आधार पर कहूं तो जो विपक्ष में बैठे हुए साथी हैं, ये उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस सत्र में पराजय का गुस्सा निकालने की योजना बनाने के बजाय इस पराजय में से सीख करके पिछले 9 साल से चलाई गई नकारात्मकता की प्रवृत्ति को छोड़ करके इस सत्र में अगर सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ेंगे तो देश उनके तरफ देखने का दृष्टिकोण बदलेगा, उनके लिए एक नया द्वार खुल सकता है। और वो विपक्ष में है तो भी उनको एक अच्छी एडवाइस दे रहा हूं कि आइए, सकारात्मक विचार लेकर के आइए। अगर हम 10 कदम चलते तो आप 12 कदम करके फैसला लेकर के आइए। हर किसी का भविष्य उज्जवल है, निराश होने की जरूरत नहीं है, लेकिन कृपा करके बाहर के पराजय का गुस्सा सदन में मत उतारना। हताशा, निराशा होगी, आपके साथियों को आपका दम दिखाने के लिए कुछ न कुछ करना भी पड़ेगा, लेकिन कम से कम
लोकतंत्र के इस मंदिर को वो मंच मत बनाइए। और अभी भी मैं कहता हूं, मैं मेरे लंबे अनुभव के आधार पर कहता हूं कि थोड़ा सा अपना रुख बदलिए, विरोध के लिए विरोध का तरीका छोड़िए, देश हित में सकारात्मक चीजों का साथ दीजिए, अच्छी उसमें जो कमियां हो उसकी डिबेट कीजिए। आप देखिए देश के मन में आज जो ऐसी कुछ बातों पर नफरत पैदा हो रही है, हो सकता है वो मोहब्बत में बदल जाए, तो मौका है, ये मौका जाने मत दीजिए। और इसलिए हर बार मैं करबद्ध प्रार्थना करता रहा हूं कि सदन में सहयोग दीजिए। आज मैं राजनीतिक दृष्टिकोण से भी कहना चाहता हूं कि आपका भी भला इसमें है कि आप देश को सकारात्मकता का संदेश दें, आपकी छवि नफरत की और नकारात्मकता की बने, वो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। लोकतंत्र में विपक्ष भी इतना ही महत्वपूर्ण है, उतना ही मूल्यवान है और उतना ही सामर्थ्यवान भी होना चाहिए। और लोकतंत्र की भलाई के लिए मैं फिर से एक बार अपनी ये भावना को प्रकट करता हूं। 2047 अब देश विकसित होने के लक्ष्य में लंबा इंतजार करना नहीं चाहता। समाज के हर वर्ग में यह भाव पैदा हुआ है कि बस आगे बढ़ना है। इस भावना को हमारे सभी माननीय सांसद आदर करते हुए सदन को उस मजबूती से आगे बढ़ाएं, यही मेरी उनसे प्रार्थना है। आप सबको भी साथियों मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, देखिए प्राइम मिनिस्टर और एकदम स्टेट्समैन की तरह उन्होंने बात कही। एक स्पेशली जो एंड में उन्होंने कहा कि एक लोकतंत्र में एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन होना भी बहुत ज़रूरी है, और एक शायद एक नेगेटिव कैंपेन रन हुई थी। अगर वो ना हुई होती तो शायद रिजल्ट भी थोड़ा सा क्लोज़र हो सकते थे, डिफरेंट भले ही ना हुए होते लेकिन एटलीस्ट उससे क्लोज हो सकते थे। लेकिन इस प्रधानमंत्री ने जो बात कही उसके बाद अब ऑब्वियसली विंटर सेशन की भी शुरुआत होगी पार्लियामेंट की, वहाँ से भी शायद हमको कुछ न्यूज़ पॉइंट्स मिलेंगे। लेकिन अभी के लिए हम इस शो को यहीं ख़त्म करेंगे। मार्केट डे हाई के काफ़ी करीब और PSUs में बहुत बड़ी रैली, बैंक निफ्टी में बहुत बड़ी रैली। नीरज जी के पास चलते हैं ट्रेडर हॉटलाइन के लिए। नीरज जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनुज। और एक बहुत ही मजबूत रैली है, और ये रैली जैसे हम लोग सुबह चर्चा करते हैं आगे बहुत लंबी जर्नी है इसकी, और इस फाइनेंशियल ईयर के क्लोजिंग से पहले आप बहुत बड़ी रैली इसमें देखेंगे क्योंकि स्ट्रक्चरल चेंज हुआ है। ये HPCL 10% ऊपर नहीं। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट कि ये जो OMC में कितने दिन से रोज कर रहा था कि ये 2-3-1.5 के मल्टीपल पे पड़े हुए स्टॉक है और चलना ही है उनको, और जबकि अभी दाम नहीं बढ़ाए हैं। अभी आपके लिए 1-1.5 रुपये बढ़ना है तो उसके पहले इतनी बड़ी तेजी यहाँ पे देखने को मिल रही है। चलिए खैर देखें। एक बात आपने जो कही ना नेगेटिव कैंपेन वाली, आई डोंट वांट टू यूज दैट वर्ड, बट ये हिस्ट्री है पिछले 10 साल की। व्हेनेवर यू डायरेक्टली अटैक टू मोदी यू विल बी बैडली डिफीटेड। बिल्कुल वो शब्द नहीं यूज करना चाहिए। इतिहास है कांग्रेस का कि जब भी उन्होंने ऐसा कुछ किया है बहुत बुरी तरह से उनको दिक्कत। तो पर्सनली क्यों अटैक कर रहे हैं आप किसी के ऊपर। एनीवे खैर राजनीति खत्म, और मार्केट पे फोकस करेंगे हम लोग। शुरुआत करते हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन की, लेकिन सुर्खियों के साथ। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।